Welcome back in your channel. I am Dr. Pragati Saxena and you are watching Pragati's Home Science Study Lab. So, MS second sem आपका पेपर स्टार्ट हो रहे हैं तो हम डिस्कस कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को। सो आपका जो फर्स्ट पेपर रहने वाला है वो है मैटरनल एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इसमें मेन जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं वो आपका प्रीनेटल पीरियड है, लैक्टेटिंग मदर है, इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडोलेसेंस है। ओके, तो अभी क्या करना है कि इसके लिए जो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जब भी हम डाइट प्लान करते हैं तो हमको ज़रूरी होता है आरडीए। आरडीए का मतलब होता है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, और इसमें आपको प्रॉपर हर न्यूट्रिएंट का वैल्यू दिया जाता है कि इस एज ग्रुप के व्यक्ति को, मेल फीमेल, स्पेशल कंडीशन में चाइल्ड, बॉय, गर्ल, सबका न्यूट्रिटिव वैल्यू दी जाती है और उनके अकॉर्डिंग आपने डाइट चार्ट प्लान करना होता है कि उन्हें पर डे कितना कैलोरी लेना है, कितना फैट लेना है, कितना प्रोटीन लेना है या कितने न्यूट्रिएंट्स लेने हैं। हर किसी का अमाउंट दिया रहता है अकॉर्डिंग टू वेट एंड हाइट एंड मेल एंड फीमेल जेंडर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो आपको लर्न करना पड़ेगा। मेन आरडीए, अगर आपने आरडीए लर्न कर लिया तो आप बहुत आराम से अपना डाइट चार्ट्स तैयार कर सकते हैं। आपको एक तो आरडीए आपको लर्न करना है, दूसरा आपको ये जानना है कि इस स्पेशल कंडीशन में किन न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता ज़्यादा हो जाती है। तो अगर आपको ये दो चीज़ें पता है तो आप बहुत आराम से अपना डाइट चार्ट तैयार कर सकते हैं और उनके अकॉर्डिंग उसको डिटेल में डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने जो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका रहने वाला है वो प्री नेटल डेवलपमेंट है। प्री नेटल डेवलपमेंट से मतलब है कि जो प्रेगनेंसी टाइम है उस टाइम पे एक लेडी को, एक एक्सपेक्टिंग मदर को क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। ओके, सो पहले तो हम ये समझते हैं कि प्री नेटल पीरियड होता क्या है। तो आपका जो प्री नेटल पीरियड है उसको 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। जो पहली स्टेज है वो आपकी जर्मिनल स्टेज है। जर्मिनल स्टेज से मतलब कि पहले तो ये जो स्टार्टिंग इसका टाइम है वो 0 मंथ से, यानी कि जब से कंसेप्शन स्टार्ट हुआ है, जब से कंसीव हुआ है, कंसीविंग टू वीक्स तक रहता है, ये 2 हफ्ते तक का होता है। इसमें बहुत रैपिडली जो सेल होता है उसका मल्टीप्लिकेशन होता है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, बहुत जल्दी जल्दी, मतलब 2 वीक्स में बहुत रैपिडली सेल डिवीजन होता है। तो ये जर्मिनेशन स्टेज होती है। नेक्स्ट आपकी है एम्ब्रियोनिक स्टेज, जहाँ ये मेन और कहते हैं, और ये बहुत मेन स्टेज होती है क्योंकि मेनली डेवलपमेंट सब इसी में ही होते हैं। तो ये एम्ब्रियोनिक स्टेज है। आपकी जो थर्ड स्टेज है वो फीटल स्टेज है, जहाँ पे बच्चा पूरा आपका डेवलप हो जाता है, बस उसका जो है ग्रोथ हो रही होती है वूम में, ठीक है। तो ये 3 स्टेजेस, आप एक एक करके थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ, बाकी आप इन डिटेल अपना आप जो भी बुक रेफर कर रहे हैं आप उससे पढ़ लीजिएगा। सो जो फर्स्ट स्टेज आपकी है वो जर्मिनल स्टेज है। मैंने बताया कि ये 0 to 2 वीक्स तक रहती है। 0 से मतलब जब कंसीव हुआ है, राइट। तो फर्टिलाइज ओवम, ठीक है, ये जब यूट्रस की वॉल पे इम्प्लांट हो जाता है तब जायगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो उसको हम जायगोट कहते हैं, राइट। तो इसमें बहुत रैपिडली, मैंने पहले भी बोला ना कि बहुत रैपिडली सेल डिवीजन होता है, बहुत जल्दी जल्दी, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, ऐसे करके बहुत रैपिडली सेल डिवीजन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट सेकेंड स्टेज है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज है। एम्ब्रियोनिक स्टेज 1.5 मंथ तक चलती है और ये बहुत ही कहते हैं ना कॉम्प्लिकेटेड भी है, बहुत ही स्पेशल भी है और बहुत ही सेंसिटिव भी है, क्योंकि जितने भी इंटरनल आउटर ऑर्गन्स हैं वो इस स्टेज में डेवलप हो जाते हैं। फिर बाद में इनका जो है वो बनना, मतलब कहते हैं ना इनका ग्रोथ होती रहती है, बट इस टाइम तक उनका फॉर्मेशन पूरा हो जाता है, मतलब वो बन जाते हैं। और इस टाइम पे अगर कोई भी ऑर्गन नहीं बना है तो फिर वो नेक्स्ट स्टेज में नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस स्टेज में क्या क्या चीजें होती हैं, इस स्टेज में जायगोट जो होता है वो एम्ब्रियो में चेंज होता है, मतलब जब उसकी ग्रोथ होती है जायगोट की। जायगोट फर्टिलाइज ओवम को कहते हैं। उसके बाद जब
2 वीक्स के बाद जब उसका इंटरनल आउटर ऑर्गन्स बनने लगते हैं, मतलब जो पूरा फर्टिलाइज ओवम था जो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक से हेड का फॉर्मेशन होता है, बाकी से पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो इस स्टेज में उसको एम्ब्रियो यानी भ्रूण कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या डेवलप होता है, इसमें देखिए प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होता है, अम्ब्राइकल कॉर्ड का डेवलपमेंट होता है। प्लेसेंटा जो होता है वो यूट्रस की वॉल पे डेवलप होता है, और अम्ब्लाइकल कॉर्ड जो होता है वो एम्ब्रियो की नाभि से एक कॉर्ड निकलती है जो प्लेसेंटा तक जाती है। तो ये क्या काम करती है, मदर से जो आपका न्यूट्रिशन होता है वो उस एम्ब्रियो तक पहुंचाने का काम ये अम्ब्लाइकल कॉर्ड करती है। ठीक है, तो इसमें मेन पार्ट मैंने अभी बताया कि सारे बॉडी के मेन पार्ट डेवलप हो चुके होते हैं, और मेनली जैसे हार्ट है, हार्ट बीट स्टार्ट हो चुकी होती है, ब्रेन जो है वो वर्क करना शुरू कर देता है, आप हाथ हैं, पैर हैं, ये पूरी तरीके से नहीं लेकिन अपना वो एक आकार ले लेते हैं, लंग्स फंक्शनिंग शुरू कर देते हैं, लंग्स बनना शुरू हो जाता है, फंक्शनिंग शुरू हो जाती है उनकी। ठीक है, बहुत ही सेंसिटिव स्टेज है, जैसे मैंने पहले बोला कि इस स्टेज में जितने भी ऑर्गन डेवलप हो गए, इसके बाद नेक्स्ट स्टेज में कुछ भी डेवलपमेंट, न्यू डेवलपमेंट ऑर्गन का नहीं होगा, जो डेवलप हो चुके हैं उन्हीं की ग्रोथ और उन्हीं का डेवलपमेंट होता रहेगा धीरे धीरे। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सेकेंड स्टेज जो कि 1.5 महीने तक चली। देन उसके बाद आपकी सबसे जो लंबी स्टेज है वो फीटल स्टेज है। इसमें किसी भी नए ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं होता, सिर्फ जो ऑर्गन आपके बन चुके हैं उन्हीं का डेवलपमेंट एंड ग्रोथ होती रहती है, वेट और साइज में उसका बढ़ता है। ठीक है, तो इसमें जैसे लंबाई है, वजन है, वो गेन होता है, बच्चे की एक्टिविटीज बढ़ती हैं। ठीक है, मूवमेंट्स बढ़ते हैं उसके। तो ये स्टेज 3rd मंथ से स्टार्ट होती है और टिल बर्थ तक ये स्टेज चलती है, फीटल स्टेज। ठीक है, तो ये 3 स्टेजेस हैं, इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये पूछी जा सकती है अलग से। ठीक है, आपसे प्री नेटल डेवलपमेंट के बारे में पूछा जा सकता है। फिर इसी के साथ साथ एक्सपेक्टिंग मदर के लिए आप 1 डे डाइट प्लान करिए, उसकी रिक्वायरमेंट्स दीजिए। तो रिक्वायरमेंट्स में आपको इस स्टेज में जो भी रिक्वायरमेंट है, एक नॉर्मल लेडी को जो भी चाहिए होता है उसमें एनर्जी, प्रोटीन, आपका आयरन, फैट, ये सब प्लस हो जाता है। ठीक है, अगर नॉर्मल फीमेल को अगर 2200 कैलोरी चाहिए तो आपका प्रेगनेंसी में 350 किलो कैलोरी जो है उसमें प्लस हो जाएगी। तो ये आपने लर्न करना है, ये कहाँ से मिलेगा, ये ही चीज़ें आपको आरडीए से मिलेंगी कि पर डे कितना अमाउंट प्रेग्नेंट फीमेल को लेना है। ठीक है, तो ये आप आरडीए से चार्ट पूरा लर्न करेंगे और उसके अकॉर्डिंग 1 डे का प्लान तैयार करेंगे कि उसको जो मैंने 2200 कैलोरी प्लस 350 कैलोरी ऐड करी है तो उसमें कितना कितना किस क्या क्या चीज़ें हमें दिन भर में उसको देनी है ताकि उसको इतनी कैलोरी पर डे मिल सके। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि प्रेगनेंसी टाइम में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता बढ़ जाती है। तो सबसे पहले मैंने बोला एनर्जी की ज़रूरत बढ़ जाती है। तो जितनी भी एनर्जी है, क्योंकि 3 तरीके के आपके वर्कर होते हैं, उनके अकॉर्डिंग आरडीए दिया जाता है, एक सेडेंटरी वर्कर, एक मॉडरेट और एक हैवी वर्कर। तो तीनों तरीके की जो प्रेग्नेंट वुमेन है, सेडेंटरी वर्कर वो होते हैं जो सिर्फ मेंटली काम करते हैं बैठे बैठे, आपके मॉडरेट वर्कर वो होते हैं जो सेडेंटरी प्लस थोड़ा बहुत फिजिकल वर्क भी कर लेते हैं, और जो हेवी वर्कर होते हैं वो फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं तो उनको कैलोरी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कैलोरी चाहिए होती है। तो सबका अलग अलग रिक्वायरमेंट रहता है, डेटा सबका अलग अलग है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो स्पेसिफिक करके भी पूछा जा सकता है कि एक सेडेंटरी वर्कर की प्रेग्नेंट लेडी को कितना पोषक तत्व चाहिए, तो आपको वही सेट देना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम एनर्जी की बात करें तो जितना भी एनर्जी उसको देना है, चाहे वो सेडेंटरी वर्कर हो, चाहे मॉडरेट वर्कर हो, चाहे वो हेवी वर्कर हो, उसके अकॉर्डिंग 350 किलो कैलोरी जो है उसमें हम एड ऑन कर देंगे। ठीक है, तो टोटल उसको जितना भी कैलोरी उसका बन रहा है उसको हमें दिन भर में डिवाइड करना है। तो कैलोरी हमें किन किन चीज़ों से मिलती है, हमें कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, इन 3 चीज़ों से हमें कैलोरी की प्राप्ति होती है। वैसे तो सभी से आपको थोड़ा थोड़ा कैलोरी मिलेगा ही, पर ये 3 मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जिनसे आप कैलोरी को गेन करते हो। तो इनको हमें पूरे दिन भर में डिवाइड करना है कि कितना कैलोरी में हमें फैट रखना है, कितना कार्बोहाइड्रेट रखना है और कितना प्रोटीन रखना है। ठीक है,
फिर आता है नेक्स्ट आपका सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो है वो न्यूट्रिएंट है प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन का काम क्या है, सेल डेवलपमेंट का, और इस समय सेल डेवलपमेंट तो हो ही रहा है। क्यों? क्योंकि न्यू एक जीव जो है वो जन्म ले रहा है, उसका सब कुछ नए सेल्स डेवलपमेंट हो रहा है, तो इस समय प्रोटीन सबसे ज़्यादा चाहिए होता है। तो जितना भी प्रोटीन है उसमें आपने जो है प्लस करना होता है 23 ग्राम, जैसे 65 to 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है इन तीनों मतलब कंडीशन की फीमेल्स को। तो उसमें जो भी आपका पर्टिकुलर अमाउंट है, आप 65 ले रहे हो, 70 ले रहे हो, जो भी अमाउंट आप ले रहे हो उसमें प्लस करना है कितना, 23 ग्राम पर डे। ठीक है, तो टोटल अमाउंट आपका, अगर आपने 70 ग्राम लिया तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 70 प्लस 23 यानी कि आपका 93 ग्राम पर डे। तो अब 93 ग्राम पर डे हमको उसको पूरे दिन भर में कंज्यूम कराना है प्रोटीन। तो मॉर्निंग आप मिल्क दे सकते हैं, आप उसको प्रोटीन युक्त पनीर दे सकते हैं, आप उसे नट्स दे सकते हैं, ठीक है, और दालें दे सकते हैं। आप नॉन वेजिटेरियन है तो एग है, मीट है, आप कुछ भी उसमें एड ऑन कर सकते हैं उसके लिए। तो ये उसकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करती है, पर हमको 93 ग्राम प्रोटीन पर डे कंज्यूम करवाना है उसको। ठीक है, नेक्स्ट है मेन होता है आयरन, ऑब्वियसली क्योंकि इसमें ब्लड लॉस होने वाला होता है, और उससे पहले जो आपका न्यू कहते हैं बूम में जो न्यू जीव उत्पन्न हो रहा है, बन रहा है, उसके लिए भी आयरन अति आवश्यक है, क्योंकि रक्त का निर्माण में आयरन हेल्प करता है। तो आयरन पर डे जो चाहिए होता है प्रेग्नेंट लेडी 35 to 38 मिलीग्राम पर डे आयरन की आवश्यकता होती है। तो आप उसे आयरन युक्त भोज्य पदार्थ खिला सकते हैं, लाइक आप उसे नट्स दे सकते हैं, आप उसे जितना हरी पत्तेदार सब्जियां हैं आप वो ऐड कर सकते हैं। आयरन के साथ ध्यान रखिएगा फॉलिक एसिड भी हो, वैसे डॉक्टर सप्लीमेंट्स भी देता है इस टाइम पे, क्योंकि कहते हैं ना भोजन से उतना पोषक तत्व उसकी बॉडी मेटाबॉलिज्म अगर सही है तो उसकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी पोषक तत्व भोज्य पदार्थों से, और अगर नहीं कर पाती है तो फिर हमको सप्लीमेंट्स भी ऐड करने होते हैं। तो डॉक्टर को देखा होगा कि हमेशा आयरन के साथ फॉलिक एसिड टैबलेट जरूर देता है। ठीक है, तो अब फॉलिक एसिड भी आयरन के साथ बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दोनों कॉम्बिनेशन में चलते हैं। जो आपका फॉलिक एसिड है वो पर डे चाहिए 400 to 600 न्यूग्राम चाहिए, बहुत थोड़ा सा लेकिन चाहिए जरूर। ठीक है ना, तो उसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करनी है। अब फॉलिक एसिड का काम क्या है, मस्तिष्क के निर्माण में और रीढ़ की हड्डी के निर्माण में उसके विकास के लिए बेहद आवश्यक है फॉलिक एसिड। ठीक है, और साथ ही साथ फॉलिक एसिड जो होता है वो जन्म दोषों को भी रोकने का काम करता है, इसलिए आयरन एंड फॉलिक एसिड प्रॉपर भोजन में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कैल्शियम एंड विटामिन डी। ऑब्वियसली बोन्स का निर्माण हो रहा है, दांत मतलब इन फ्यूचर कहते हैं ना दांतों का भी निर्माण होगा, नेल्स सब कुछ बनेंगे, तो बोन्स के लिए चाहिए ही चाहिए कैल्शियम एंड विटामिन डी। ठीक है, तो ये जो कैल्शियम चाहिए वो 1000 to 1200 मिलीग्राम पर डे देना है। ठीक है, और ये किन किन चीजों में मिलता है, तिल है, रागी है, आपका मिल्क प्रोडक्ट, इनसे आप कैल्शियम दे सकते हैं। विटामिन डी जो है वो थोड़ा चाहिए, फिर मैं कहूँगी लेकिन चाहिए जरूर। विटामिन डी 220 से 250 न्यूग्राम पर डे चाहिए। ठीक है, और विटामिन डी का काम क्या होता है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में विटामिन डी जो है बहुत हेल्प करता है, यानी कि ये दोनों कॉम्बिनेशन में चलते हैं, वैसे ही जैसे कि आयरन एंड फॉलिक एसिड कॉम्बिनेशन में चलते हैं। ठीक है, इसके बाद जो चाहिए आयोडीन चाहिए। आयोडीन का क्या काम है, ब्रेन डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, ये भी थोड़ा ही चाहिए लेकिन चाहिए। ये भी 220 to 250 न्यूग्राम पर डे चाहिए। तो आयोडीन आप नमक में या कुछ हरी पत्तेदार सब्जियां जो किसी नमकीन होती है ना उनमें आयोडीन मिल जाता है, या फिर जितना आपका सी फूड है उसमें भी आयोडीन की थोड़ी मात्रा पाई जाती है। ठीक है, जिंक प्रॉपर चाहिए आपका 12 मिलीग्राम पर डे चाहिए। जिंक का काम होता है सेल डिवीजन और इम्यूनिटी को बूस्ट करना या इम्यूनिटी का डेवलपमेंट करना, तो इसीलिए जिंक की जरूरत है। और फ्लूइड्स यानी तरल पदार्थ, तो तरल पदार्थ बॉडी में प्रॉपर चाहिए, चाहे फिर वो जो यूट्रस होता है तो उसमें भी यूट्रस फ्लूइड होता है,
एमनियोटिक सैक में जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है जिसमें बेबी मूवमेंट करता है, ठीक है, तो उस फ्लूइड को प्रॉपर बनाए रखने के लिए फ्लूइड की जरूरत होती है। तो दिन भर में 2.5 से 3 लीटर के करीब पानी जाना चाहिए। अब पानी किसी भी फॉर्म में जा सकता है, जूसेस के फॉर्म में जा सकता है, वाटर के फॉर्म में जा सकता है, सब्जी के सूप के फॉर्म में जा सकता है, रसे की सब्जी के फॉर्म में जा सकता है, किसी भी फॉर्म में 2.5 से 3 लीटर के करीब। और इससे ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो डॉक्टर ऑब्वियसली आपको पर्सन को बताएगा, ठीक है। तो पर डे आपने 2.5 से 3 लीटर नॉर्मली फ्लूइड कुछ भी लिक्विड फॉर्म में आपने लेना ही लेना है, ठीक है। तो ये तो रिक्वायरमेंट होगी। अब इन्हीं रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपने पूरे 1 डे का डाइट चार्ट तैयार करना है। देखो जब भी कोई स्पेशल कंडीशन होती है, वैसे तो हमारे जो डाइट चार्ट हम तैयार करते हैं उसमें मेनली आप 4 मील लेके चलते हैं। एक ब्रेकफास्ट होता है, दूसरा आपका लंच होता है, तीसरा इवनिंग टी और चौथा डिनर। ये 4 मेन मील्स होते हैं जिनमें हम पूरा डाइट प्लान को कर देते हैं डिस्क्राइब, ठीक है। बट जब भी कोई स्पेशल कंडीशन हो, चाहे कोई बीमारी हो या ये स्पेशल कंडीशन है, प्रेगनेंसी है या लैक्टेटिंग टाइम है, तो हम इन कहते हैं ना कि इस टाइम व्यक्ति जब भी कोई भी स्पेशल कंडीशन होती है तो उस टाइम पे व्यक्ति एक साथ काफी सारा नहीं खा सकता। तो उसको हमें छोटे छोटे मील्स में डिवाइड करना चाहिए, मतलब छोटे छोटे लैब्स पे डिवाइड कर देना चाहिए कि एक मील ये इस टाइम पे, जैसे अर्ली मॉर्निंग आपने उसको ब्रेड टी और बिस्किट दे दिया, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट दे दिया, ठीक है। ब्रेकफास्ट 8 बजे तक आपने खत्म कर देना है ऐसी कंडीशन में। तो उसमें आपने एक अच्छा थोड़ा नॉर्मल अमाउंट, फिर मिड डे में आपने उसे जूस फ्रूट जैसी भी कंडीशन है उसके हिसाब से आपने मिड डे में दे दिया। फिर लंच दे दीजिए, लंच में प्रॉपर उसको रोटी सब्जी दाल दही जो भी उसका प्रॉपर लंच है, सैलेड के साथ आप प्रॉपर लंच दीजिए, 2 रोटी चावल जो जैसा भी उसका आप डिजाइन कर रहे हो, ठीक है। प्रॉपर थाली होनी ही चाहिए लंच में। लंच के बाद जितना खाना है वो सब लाइट हो जाना चाहिए। फ्रूट्स कोशिश करने चाहिए स्पेशल कंडीशंस में कि 4 बजे तक ही फ्रूट्स जूसेस दिए जाएं। उसके बाद फ्रूट और जूसेस नहीं देने हैं, ठीक है। जो भी देना है फिर उसके बाद पका हुआ देना है, कच्ची सब्जियां, इवन सैलेड भी आप कहते हैं ना कुछ स्टीम्ड कर दीजिए। अगर आप वेजिटेबल दे भी रहे हैं तो स्टीम्ड दे दीजिए, पर कच्ची सब्जियां 4-5 बजे के बाद आपने स्पेशल कंडीशंस में नहीं देनी, क्योंकि वो डाइजेशन में प्रॉब्लम करती है, गैस्ट्रिक हो जाती है, पाचन नहीं होता, गैस बनना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो अभी क्या कि 4 बजे तक आपने फ्रूट जूसेस सब फिनिश कर देने हैं, तो आपने लंच दिया, 1-2 बजे तक आपने लंच फिनिश करना है। उसके बाद आपने बिफोर इवनिंग टी आप कुछ स्नैक्स दे सकते हैं अगर उसको भूख लगती है तो, नहीं तो इवनिंग टी में आप उसे जूस दे सकते हैं, आप चाय दे सकते हैं, ठीक है, कॉफी दे सकते हैं, जैसी भी उसकी कंडीशन है, जैसी भी उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसके हिसाब से उसको आप दीजिए। और उसके साथ कुछ भी स्नैकिंग के तौर पे आप प्रोटीन युक्त कुछ भी आप हल्का चना है, बॉइल्ड चना है या रोस्टेड चना है, मखाना है, इस तरीके की चीजें आप उसको दे सकते हैं इवनिंग टी में। आफ्टर इवनिंग टी आप उसको डिनर दीजिए। डिनर में बहुत लाइट आपको रखना है, लाइक वेजिटेबल दलिया रख सकते हैं, ठीक है, या आप वेजिटेबल सूप रख सकते हैं, या फिर आप खिचड़ी रख सकते हैं, या अगर वो रोटी सब्जी भी खा रही है तो आप रोटी सब्जी भी आप उसको दे सकते हैं। लेकिन कोशिश करिएगा कि जो वेजिटेबल है वो इजीली डाइजेस्टेबल हो, मतलब कहते हैं ना कि हल्का खाना हमको देना है, हेवी इस समय नहीं आपने देना है। रात में उसको दूध जरूर देना है, एक आफ्टर डिनर आप उसको मिल्क दीजिए और देन उसके बाद गुड नाइट कर दीजिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से कई सारे मील आपका अर्ली मॉर्निंग एक हो गया, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हो गया, मिड डे हो गया, आपका लंच हो गया, इवनिंग टी और आपका डिनर, और डिनर के बाद आपका सफर यानी कि दूध, ठीक है, आफ्टर डिनर। तो इस तरीके से आपके 7 मील हो गए। 7 मील में आपने पूरा उसका मेन्यू प्लान कर देना, ठीक। तो ये हो गया आपका प्रेग्नेंट लेडी का। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये आना ही आना है क्वेश्चन आपको प्रेग्नेंट लेडी से रिलेटेड कि वो कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है। ऑब्वियसली आप लोग पीजी के हो तो सीधा सीधा तो आप लोगों से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना क्या चीजों को हाईलाइट किया जा रहा है, तो आप अपना जवाब उस तरीके से दीजिएगा कि कौन कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता बढ़ जाती है, उनको कैसे आप मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो
तो ये चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। इसमें फर्स्ट तो आप क्या हो गया प्री नेटल, नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन वो लैक्टेटिंग मदर के लिए कि दूध पिलाने वाली माताओं या धात्री माताओं को किस तरीके का पोषण इस अवस्था में देना चाहिए। इनको भी दो स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, एक स्टार्टिंग टू फर्स्ट मंथ टू 6 मंथ और नेक्स्ट है 6 to 12 मंथ, मतलब दो सेक्शंस में इनको डिवाइड किया गया है। तो आपने इस पीरियड में सबसे ज़्यादा जो पोषक तत्व है फिर से वही सारी चीज़ें चाहिए, क्योंकि स्पेशली 6 मंथ तक बच्चा ओनली मदर फीड पे डिपेंड करता है, और मदर फीड जो है वो मदर की खुद की फीडिंग पे डिपेंड करती है कि आप कितना अच्छा भोजन उस समय ले रहे हैं जो मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प करे। तभी मदर जो है वो अपने बच्चे को एक अच्छा उपयुक्त तो पोषण दे पाएगी। तो ऐसे में ध्यान रखना है कि मदर जो है वो अच्छा भोजन करे। अच्छा भोजन से मतलब सभी वो पोषक तत्व जो उस कंडीशन में उसके लिए आवश्यक हैं। ठीक है, अच्छा भोजन वो नहीं होता जो आपको अच्छा लग रहा है या जो मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा भोजन वो होता है जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उस स्पेशल कंडीशन के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो इसमें भी ये भी आरडीए के द्वारा आपको प्रिस्क्राइब किया गया है कि पर डे कितनी कैलोरी, कितना प्रोटीन, कितना आयरन देना है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको पर डे उसका डाइट चार्ट तैयार करना होगा। तो इसमें भी आप देखिए, क्योंकि मिल्क फॉर्मेशन की बात की जा रही है, तो मिल्क फॉर्मेशन के लिए कैल्शियम है, विटामिन डी है, आयरन है, प्रोटीन है, कैलोरी है, इन सब की आवश्यकता होगी ही होगी। तो ये प्रॉपर मात्रा में माँ तक पहुँचने चाहिए, यानी कि जो उसकी डाइट है वो बढ़िया होनी चाहिए इस टाइम। तो इस टाइम आप उसके डाइट में नट्स हैं, मिल्क मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, नॉन वेजिटेरियन है तो फिश एग भी आप ऐड कर सकते हैं, बॉइल्ड एग। ठीक है, आप ये ऐड कर सकते हैं। बाकी दाल आप ऐड करिए उसके डाइट में, दाल का सूप, दाल किसी भी फॉर्म में वो लें। ठीक है, चपाती जो है, रोटी, बीट, ये भी ऐड करेंगे आप। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा दिन भर में आप उसका डाइट चार्ट तैयार करेंगे, रिक्वायरमेंट देंगे पहले और उसका डाइट चार्ट 1 डे का तैयार करेंगे। तो लैक्टेटिंग वीमेन का भी डाइट चार्ट आपको तैयार करना होगा पूरा उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मतलब न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो नेक्स्ट आपका इसमें टॉपिक हो सकता है वो इन्फेंसी के लिए भी हो सकता है। इन्फेंसी के लिए वो ऐसे नहीं पूछेंगे कि इन्फेंसी में किस तरीके का डाइट चार्ट चाहिए होता है, बट वो ये पूछ सकते हैं आपसे कि किस तरीके का सप्लीमेंट फूड के बारे में, यानी कि पूरक आहार। अब चूंकि देखो 6 मंथ तक तो बच्चा टोटली मदर फीड पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब मदर फीड के बाद क्या होता है कि जब मदर फीड आफ्टर 6 मंथ मदर फीड सफिशिएंट नहीं होती बेबी के डेवलपमेंट के लिए, उस बच्चे के, तो फिर सप्लीमेंट फूड यानी कि पूरक आहार उसके लिए एड ऑन करना होता है। तो अब पूरक आहार क्या क्या हो सकता है? दाल का पानी है, चावल का पानी है, ठीक है, सब्जियों का जूस है, सूप है। ठीक है, तो और आपका एग, बॉइल्ड एग का जो वाइट पार्ट है, नॉट येलो पार्ट, वाइट पार्ट आप दे सकते हो बच्चे को। ठीक है, आप बिस्किट्स, मल्टीग्रेन बिस्किट्स आप दे सकते हैं बच्चे को। ठीक है, कुछ अनाज है, रवा है, रवे का मतलब लिक्विड थोड़ा सा तरल बनाकर, सेमी लिक्विड बनाकर उसको दे सकते हैं, नमकीन मीठा जैसा भी बच्चा खाना चाहे। सैरेलेक्स है जो कई फ्लेवर्स में अब आने लगे हैं, तो आप वो भी बच्चे का अगर खाए तो बच्चे को आप दे सकते हैं। तो ये सारे फूड, आप सप्लीमेंट्री फूड के बारे में आप जानोगे कि क्या होता है, पढ़ेंगे आप, और कैसे कैसे उसको दिन भर में कितना कितना अमाउंट में कब कब देना है। ठीक है, तो ये सप्लीमेंट्री फूड के बारे में आप समझ लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बनता है। इसके बाद चाइल्डहुड के बारे में, जैसे मैंने बोला कि अर्ली चाइल्डहुड और लेट चाइल्डहुड, तो दोनों ही मेनली अगर मैं चाइल्डहुड की बात करूं तो इस चाइल्डहुड में क्या होता है, सबसे ज़्यादा बच्चा बहुत एक्टिव हो जाता है क्योंकि स्कूलिंग शुरू हो जाती है उसकी चाइल्डहुड में, और वो फुल्ली फिजिकली एंड मेंटली बहुत एक्टिव हो जाता है। तो इस समय आपने देखा बच्चा बहुत मीठा भी खा रहा है, दौड़ भी रहा है, खूब खा पी रहा है। तो ऐसे में बच्चे को एनर्जी बहुत सी चाहिए होती है, क्योंकि दौड़ा भागी बहुत होती है, उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो उसको प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में चाहिए होता है, उसको फैट भी अच्छी मात्रा में चाहिए होता है, क्योंकि वो फैट गेन कर रहा होता है, लेंथ और वेट उसका गेन हो रहा होता है, तो उसको फैट भी अच्छी मात्रा में चाहिए होता है।
ठीक है। अच्छी मात्रा का मतलब यही है कि जो रिक्वायरमेंट उसकी उस एज में है। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि जो भी आरडीए में रिक्वायरमेंट दी गई है आईसीएमआर द्वारा, वो आपने ये समझना है यहाँ पे, वो आपने लर्न करनी है सारी आरडीएज की कौन सी स्टेज में कितना आरडीए देना है। ठीक, तो आपने ये लर्न कर लेना और उसके हिसाब से पूरा, फिर चूंकि ये छोटा बच्चा है, आप इकट्ठा बिठा के उसको नहीं खिला सकते कि नहीं तुझे 2 ही रोटी एक टाइम में खानी है, उसके बाद तुझे खाना नहीं दिया जाएगा, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो एक रोटी खा रहा है, ठीक है, आप 2 घंटे बाद उसको फिर एक रोटी दे दीजिए या चावल दे दीजिए, दाल चावल दे दीजिए। तो ऐसे करके कई सारे मील्स, छोटे छोटे मील्स उसकी डाइट में देने हैं आपको। ठीक, इसके बाद फिर एडोलोसेंट, चूंकि एडोलोसेंट एज, फिर आप इसके मेन वो समझेंगे कि इस स्टेज में किस न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, चूंकि फिर से ड्रास्टिक चेंज होता है एडोलेसेंट स्टेज में, स्पेशली फीमेल्स मेल दोनों के साथ होता है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, मेल्स में बॉडी डेवलपमेंट हो रहा होता है, ठीक है, मसल्स का डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो ऐसे में प्रोटीन की आवश्यकता मेल में बढ़ जाती है, फीमेल्स में प्रोटीन के साथ साथ आयरन की आवश्यकता बढ़ जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ कैल्शियम और विटामिन, कैल्शियम और आपका विटामिन डी की भी आवश्यकता बढ़ जाती है। तो अब चूंकि ये जो चीजें बढ़ रही हैं, तो इनको स्पेसिफाई तरीके से बढ़ाना है, इनकी जो भी आरडीए में रिक्वायरमेंट दी गई है उसको, उसके हिसाब से हमको डाइट चार्ट तैयार करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने प्रेगनेंसी का डाइट चार्ट तैयार कर लेना है और प्रेगनेंसी को अच्छे से समझ लेना है कि जो भी उनकी स्टेजेस हैं उसमें कब कब कौन कौन सी चीज़ों का डेवलपमेंट है और किस स्टेज में कौन से पोषक तत्व की रिक्वायरमेंट अधिक है। ठीक है, दूसरा लैक्टेटिंग वीमेन के बारे में आपने जानना है, उसकी स्पेशल कंडीशन के बारे में जानना है, उनके सिम्टम्स के बारे में जानना है कि क्या क्या चेंजेस हो रहे होते हैं और उनका डाइट चार्ट तैयार करना है। ठीक है, इन्फेंसी में आपने सप्लीमेंट फूड्स को अच्छे से समझ लेना है और वो एक बच्चे के लिए सप्लीमेंट फूड आप कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे वो आपने बताना है। अच्छा, मदर फीड में आपने जो करना है ना, जो मदर मिल्क फॉर्मेशन होता है ना, उसके पोषक तत्वों के बारे में आपने जान लेना है, वो लर्न कर लेना है कि मदर मिल्क में कितना प्रोटीन होता है, कितना फैट होता है, कितना लिक्विड होता है, ठीक है, कितनी एनर्जी मिलती है, तो ये चीजें आप लोगों ने जान लेनी है। फिर चाइल्डहुड में कितना न्यूट्रिशन चाहिए उसको आपने लर्न कर लेना, और साथ में लास्ट में आपको एडोलोसेंट स्टेज में कितना पोषक तत्व चाहिए, ये आपने पूरा एक डाइट चार्ट तैयार कर लेना। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट पेपर।